रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूपाली अपने हॉल में सोफे पर कंबल में लिपटी हुई फोन चला रही थी। तभी वहाँ उसका भाई तनीश आता है और उसे देखकर बोलता है, ओ बुढ़िया, थोड़ा साइड हो ना, बीच में अकड़ कर बैठी है। देख तनिष, मैं ना 1 इंच भी नहीं सरकने वाली। मेरी सीट गर्म हो चुकी है। तुझे बैठना है ना तो जमीन पे पसर जा। क्यों सर्दियों में पिटने का काम कर रही है? या तो इधर हो जा या उधर हो जा, बस। बहरा है क्या? बोल दिया ना नहीं हट रही। उनकी आपस में बहस चल रही थी। तभी वहाँ हाथ में चमचा लिए उनकी माँ वसुंधरा आती है और बोलती है, तुम दोनों को घर में शांति रास नहीं आती ना, या मुझे परेशान किए बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है। रूपाली, कितनी देर हो गई तुझे? अभी भी यहीं बैठी है। मैंने बोला था ना तुझे कि बर्तन धो दियो। देखो ना माँ, ऐसा लग रहा है जैसे सोफे से चिपक गई है। ना इधर होती ना उधर, बैठने भी नहीं दे रही। माँ, मैं गर्म हो चुकी हूँ, कैसे हट जाऊँ? रूपाली, सर्दियाँ तेरे लिए नहीं है। अभी उठ और अभी के अभी बर्तन साफ कर। सुनाई दिया? अपनी माँ की बात सुनकर रूपाली मुंह बनाते हुए वहाँ से उठ जाती है, किचन में जाने लगती है। तभी तनीश देखता है कि उसके ओढ़े हुए कंबल में बहुत सारे बाल टूटकर चिपके हुए हैं। तभी वो बोलता है, ओ रुक, जा रही है तो अपने कंबल भी लेती जा। इतने सारे बाल चिपका रखे हैं इसमें, इतने टूटने लगे हैं तेरे बाल। सर्दी के मारे जो 2-2 हफ्ते तक बाल नहीं धोएगी तो बाल टूटेंगे नहीं तो और क्या होगा? ये मेरे बाल इतने कैसे टूट गए? अब ये तो जुड़ने से रहे, तो इनके टूटने का अफसोस बाद में मना लियो। अभी जाकर काम कर। इतना बोलकर वसुंधरा उसे किचन में ले जाती है। वैसे तो कोई भी मौसम हो, उसके बाल हमेशा ही गिरते रहते थे, लेकिन सर्दियों में उसकी ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती थी, जिसके कारण उसके सर पर अब बहुत कम बाल बचे थे। एक दिन वो बाथरूम से नहा कर आती है और गीले बालों को लेकर कंबल में घुस जाती है। उसकी ये हरकत देखकर उसकी माँ बोलती है, हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? अरे गीले बाल लेकर सीधा कंबल में घुस गई, कंबल भी गीला कर दिया। पहले छत पर जाकर बाल तो सुखा ले, नालायक। माँ, इतनी सर्दी में नहा लिया वो कम है क्या? अब बाल सुखाने के लिए छत पर जाऊँ? मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं नहाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। खड़ी हो रही है या लाऊं एक बाल्टी पानी? आप लोग ना मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। उठ रही हूँ। इतना कहकर वो कंबल से निकल जाती है और वसुंधरा उसे अपने साथ छत पर धूप में ले जाती है। और कुछ देर बाद जब उसके बाल सूख जाते हैं तो वो उनमें कंघी करती है और तभी रूपाली के बहुत सारे बाल कंघी में टूट कर आ जाते हैं और वसुंधरा बोलती है, ये देख, 2 बार कंघी मारी नहीं कि इतने बाल हाथ में आ गए। माँ, आपको पता है ना मुझे सर्दियों में हेयर फॉल होता है। ये बाल के नाम पर तेरे सर पर ये 2-4 चिंदी बाल रह गए हैं। एक काम कर, तो इन्हें भी कटवा दे। तेरे से तो ये भी नहीं संभाले जाते। ऐसे मत बोलो माँ, मैं अपने बालों को खोना नहीं चाहती। रहने दे, इतनी ही फिक्र होती तो आज तेरे बालों का ये हाल ना होता। एक तो सर पर बाल कम है, ऊपर से डैंड्रफ और हो गया। तेल लगा देती हूँ तेरे बालों में। नहीं माँ, अभी तो बाल धोए हैं। तेल लगा दोगी तो दोबारा धोने पड़ेंगे और सर्दी में बार बार बाल नहीं धुलते। तो ले, कुछ मत करियो अपने बालों के लिए, बस इन टूटे बालों को लेकर अफसोस करती रहे। इतना बोलकर वो नीचे चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और रूपाली का हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ने लगता है। एक दिन वो कॉलेज की कैंटीन में बैठी सैंडविच खा रही थी और साथ ही अपने सर पर खुजाते हुए कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड निहारिका आती है और एक सैंडविच उठाकर उससे बोलती है, अकेले अकेले ठूसे जा रही है। ओए, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या सर खुजाए जा रही है? देखियो कितने बाल गिरा दिए तूने टेबल पर। अरे यार, मैं अपने बालों का क्या करूँ? हद से ज्यादा टूटने लगे हैं। तुझे भी हेयर फॉल हो रहा है क्या? अबे मैं क्या अनोखी हूँ, और थोड़े बहुत बाल तो सबके टूटते हैं। हाँ, पर तेरे जितने किसी के बाल नहीं टपकते होंगे। तू तो जहाँ जाती है तुझसे पहले तेरे बाल टूटकर वहाँ पहुँच जाते हैं। तू मजाक उड़ा रही है ना मेरा? यार, माँ के कहने पर मैं गर्म पानी से सर धोती हूँ, फिर भी बाल झड़ रहे हैं मेरे। देख यार, ज्यादा कुछ नहीं, बस आलस करना छोड़ दे। तू हफ्ते में 1 बार की जगह 2 बार बाल धोया कर। और तुझे पता है, सर्दियों में स्किन की तरह ही हमारे सर की स्किन भी रूखी हो जाती है, तभी तो ये डैंड्रफ होते हैं और ज्यादा हेयर फॉल होता है। इसलिए टाइम टाइम पर अच्छे तेल से चम्पी किया कर बालों की। तू भी ये सब करती है? हाँ, तो फालतू का ज्ञान नहीं पेल रही, ऐसा करती हूँ तभी मुझे तेरे जितना हेयर फॉल नहीं होता। अपने बाल देख कैसे झाड़ू जैसे हो रहे हैं।
जैसे मैंने बताया है वैसे केयर करेगी तो कम से कम जवानी में गंजी तो नहीं होगी। रूपाली निहारिका की कही बातों को ध्यान से सुनती है और अपने हेयर फॉल को रोकने के लिए वो भी वैसा ही करती है। हफ्ते में 2 बार बालों को हल्के गर्म पानी से धोती है और गीले बालों में कंघी नहीं करती और हल्के हाथ से बालों में तेल लगाकर मालिश करती है, जिससे कुछ ही समय में उसका हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है और अब उसके बाल इधर उधर गिरना बंद हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और उसकी शादी आशीष नाम के लड़के से हो जाती है। एक दिन वो अपनी सास के कमरे में बेडशीट बदल रही थी, तभी उसकी नजर बेड पर रखे तकिए पर जाती है, जिस पर बहुत सारे बाल टूटकर चिपके हुए थे। तभी वो उन बालों को पकड़कर खुद से बोलती है, हेयर फॉल? पर इतने बाल कैसे टूट सकते हैं? तकिए, कंबल, हर जगह पर बाल ही बाल है। इन बालों को देखकर याद आया कि कैसे मेरे तकिए और कंबल पर भी बाल मिला करते थे। वो खुद से ये बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास मालिनी आती है और उससे बोलती है, क्या खुद से ही बातें किए जा रही है? सारा दिन कमरा साफ करने में ही लगा देती है क्या? सासू माँ, आपके बाल भी झड़ते हैं क्या? मेरे भी मतलब? तेरे भी झड़ते हैं क्या? और तुझे कैसे पता कि मेरे बाल टूटते हैं? ये बात मुझे तकिए पर टूटे हुए बालों ने बताई। अरे तो क्या हुआ, बाल तो सभी के झड़ते हैं। और वैसे भी उम्र के साथ बाल भी तो कमजोर होते हैं ना। जवानी तो रही नहीं कि बालों में मजबूती रहे। कह तो आप सही रही हैं। बाल टूटकर इधर उधर गिरते हैं, सफाई करने में दिक्कत होती है सासू माँ। तू ज्यादा काम चोरी मत कर, जल्दी सफाई कर और बाहर आ, मार्केट भी जाना है सामान लेने। जी सासू माँ, बस हो गया। ऐसे ही समय बीतता है और रूपाली को कभी डाइनिंग टेबल पर तो कभी किचन में और तो और कभी बाथरूम में टूटे हुए बाल दिखाई देते हैं। कभी एक दिन सब बैठकर खाना खा रहे थे, तभी आशीष के खाने में एक लंबा सा बाल मिलता है, जिसे पकड़कर वो बोलता है, रूपाली ये सब क्या है? खाने में बाल? यार जब तुम्हें हेयर फॉल होता है तो खाना बनाते समय अपने सर पर पल्लू क्यों नहीं रख लेती हो? अभी तो खाली खाने में बाल निकला है। ऐसे ही कभी अगर मेरे लंच में बाल निकल गया तो तुमने सोचा मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा वहाँ? अरे शांत हो जाइए। आज खाना मैंने नहीं बनाया, सासू माँ ने बनाया है। और मुझे हेयर फॉल होता था लेकिन शादी से पहले। अब मजाल है जो मेरा एक भी बाल टूट कर गिर जाए। माँ आपके भी बाल टूटते हैं? टूटते हैं? अरे इतने टूटते हैं कि झाड़ू लगाती हूँ ना तो घर के कचरे से ज्यादा तो इनके बाल निकलते हैं। अरे तो इस उम्र में मैं अपने टूटते बालों के लिए क्या ही करूँ? माँ जी, परेशानी आपके टूटते बालों से नहीं है, बल्कि जो टूटे बाल इधर उधर बिखर रहे हैं उससे है। इसलिए चाहे आपकी उम्र बढ़ ही क्यों ना रही हो, लेकिन बालों की केयर करना तो बनता है ना। और ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और अगले ही दिन से रूपाली अपनी सास के बालों को गिरने से बचाने के लिए वही सब करना शुरू कर देती है जो उसने अपने बालों के लिए किया था, जिससे कुछ ही समय में मालिनी के बाल गिरना भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आने वाली सर्दियों में आप भी अपने बालों का खास ध्यान रखिए ताकि सर्दियों में आपको भी हेयर फॉल ना हो। संध्या एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके माता पिता के स्वर्गवास के बाद उसके मामा बबलू यादव और मामी ममता देवी ने ही उसको पाला पोसा था और पैसों के लालच में उन्होंने युवराज नाम के एक बहुत ही अमीर और बदतमीज लड़के से संध्या की शादी का सौदा करवा दिया था, जिसके लिए उनको अच्छी खासी मोटी रकम भी मिली थी। ससुराल में संध्या की सास मनोरमा उस पर बहुत अत्याचार करती थी। युवराज संध्या को पत्नी होने का कोई सुख नहीं देता था, बल्कि दुगना उस पर घरेलू हिंसा किया करता था। संध्या चुपचाप सब सहती है पर कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन, युवराज, आखिर क्या बात है? आप हमेशा ही मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? क्या मेरी कोई आदत आपको पसंद नहीं है? आप मुझसे क्यों खफा है? बताइए ना। तो सुनो, तुम मेरे घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, तुम्हारे मामा मामी ने 50 लाख रुपए में सौदा किया है तुम्हारा मेरे साथ, समझे तुम? शर्म नहीं आती आपको ये सब बोलते हुए? कितने घटिया इंसान हैं आप। आप मेरे मामा मामी पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, ऐसा कभी नहीं करेंगे।
अरे अभी घटियापन देखा ही कहाँ है तूने मेरा, और खरीदा है मैंने तुझे। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ तेरे साथ। मैं तुझे मारूं, पीटूं, कुत्तों से कटवाऊं, मेरी मर्जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती ये सब। अरे आपके पास सबूत ही क्या है कि मेरे मामा मामी ने ऐसा किया है? तभी वहाँ संध्या की सास मनोरमा हाथ में कागज लिए आती है और उसे देती है। ये ले और देख ले, इसमें साफ साफ लिखा है कि तेरा सौदा हुआ है और हमने तेरी कीमत दी है, समझी? कागज पढ़कर संध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो एकदम खामोश हो जाती है। अब मेरी बात सुन, तुझे जिस काम के लिए यहाँ लाया गया है ना, वो क्या है ये भी जान ले जल्दी से। हाँ जी, कहिए। मैं कभी बाप नहीं बन सकता और मैं ये नहीं चाहता कि इस कमी की वजह से मेरा वंश खत्म हो जाए। इसलिए मैं तुझसे एक बच्चा चाहता हूँ। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। मेरे दोस्त के साथ मिलकर तुझे मेरे वंश को आगे ले जाने वाला बच्चा देना होगा, जिसे मैं समाज के सामने अपना नाम दूंगा और वही मेरे खानदान को आगे लेके जाएगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए और सोचते हुए भी? माँ जी कम से कम आप तो कुछ बोलिए, ये सरासर गलत है। ज्यादा ना पंचायती मत कर और जितना बोला गया है सिर्फ उतना कर। आप भी एक औरत है ना, फिर भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे तू एक खरीदा हुआ खिलौना है, खिलौना, समझी? और हम जो चाहे वो कर सकते हैं तेरे साथ। ऐसे ही समय बीतता रहता है और युवराज अपने दोस्त नीरज को अपने घर बुलाता है। दोनों दोस्त आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। नीरज, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया। पर मेरे भाई, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? तू बस बोल तो सही, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। अब बोल भी, क्या काम है? यार नीरज, कैसे बताऊं यार। यार तू बोल ना, जो भी है साफ साफ बता मुझे। यार मैं चाहता हूँ कि संध्या तेरे बच्चे की माँ बने। अबे पागल है क्या तू? मैं समझ सकता हूँ यार, कोई भी ये पहली बार सुनेगा तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। अरे तू इतनी बेहुदा बात करेगा तो सब ऐसे ही रिएक्ट करेंगे ना। यार मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए मैंने अपना वंश चलाने के लिए एक गरीब लड़की का सौदा किया। संध्या के मामा मामी को मैंने 50 लाख रुपए देकर उससे शादी की है। तुझे पता है बेचारी संध्या के ऊपर क्या बीतेगी जब उसको पता लगेगा कि उसको एक ने बेचा और दूसरे ने खरीदा? अरे यार वो भी राजी हो जाएगी, पहले तू तो हाँ कर दे प्लीज। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, एक बार ट्राई तो कर। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यार तू कितना गिरा हुआ है, मैंने कभी नहीं सोचा था। नीरज, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। हाँ बोल दे नीरज, वरना ये देख तू अपने दोस्त की लाश देखेगा। नीरज मजबूरी में युवराज की बात मान लेता है और वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक रात नीरज संध्या के कमरे में जाता है। नीरज को देखकर संध्या डर के मारे कांपने लगती है। नीरज उसका मासूम सा चेहरा देखता ही रह जाता है। संध्या रोते हुए उससे बोलती है, प्लीज प्लीज मेरे पास मत आना, मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। संध्या प्लीज डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। शांत हो जाओ, रो मत यार। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नीरज युवराज की सारी बात संध्या को बता देता है और उससे कहता है, संध्या मैं जानता हूँ ये सब बहुत गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन अगर अभी हम दोनों ने इनके खिलाफ कुछ भी किया तो ये हम दोनों को मार डालेंगे। इसलिए मैं जैसा बोलूँ बस वैसा ही करो। प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो, मैं इस नर्क में मर जाऊंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, मैं खुल के जीना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ऐसे ही समय बीतता रहता है। नीरज की आंखों में संध्या का भोला मासूम चेहरा बस जाता है। अब वो उन्हीं के साथ उनके घर में रहने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। धीरे धीरे नीरज और संध्या एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन नीरज संध्या से कहता है, संध्या अब वो वक्त आ गया है
जब हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। सच नीरज? हाँ, और हम दोनों फिर शादी कर लेंगे। हाँ नीरज, अब मुझे इन भेड़ियों के चंगुल से निकाल कर दूर ले चलो। मैं बस तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। युवराज वहीं पीछे खड़ा होकर संध्या और नीरज की सारी बातें सुन लेता है और वहाँ आकर नीरज को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बहुत शातिर बन रही थी, मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। मेरी छोटी सी चींटी के पर निकल आए हैं ना, और ये तेरा आशिक। अब तू देख इसका मैं क्या हाल करता हूँ। दोस्त होकर दोस्त से गद्दारी की, शर्म नहीं आई तुझे? युवराज संध्या के सामने नीरज की अपने गुंडों से खूब पिटाई करवाता है। नहीं, मत मारो नीरज को। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। अब तुम और तुम्हारा आशिक यहीं मरो दोनों। युवराज के गुंडे नीरज को अधमरी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद कर देते हैं। उठो, उठो ना। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। फिर क्यों ऐसे पड़े हो? उठ जाओ ना, प्लीज उठ जाओ। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, कभी नहीं। नीरज के होश में आने के बाद दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और कमरे के पर्दों की रस्सी बनाकर दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथ ही दोनों युवराज, मनोरमा और संध्या के मामा मामी के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और सभी को गिरफ्तार करवा देते हैं। थोड़े ही समय बाद नीरज और संध्या एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह हमारी संध्या को उसका सच्चा प्यार भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।